एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से देखो मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, आपका जो कमेंट थे ना उनका सॉल्यूशन ही लेके आया हूँ। दूसरा पार्ट आज इसका एक पार्ट अपना हो चुका है, ठीक है। तो आपको अपनी स्क्रीन पे जो कमेंट है वो दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो इन कमेंटों का सॉल्यूशन करते हैं अपन, फिर अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला देखो क्वेश्चन है इसमें, बाकी कल हो भी गए थे अपने, लेकिन फिर से देखो और बचे हुए थे वो एक वीडियो में अपने हो नहीं पाए थे, तो आज देख लेते हैं, आज हो जाएंगे कंप्लीट। देखो क्वेश्चन है अपना विविध एक्सरसाइज 2 में, विविध एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, कोई आयताकार बरामदा है, ठीक है, और उसकी लंबाई दे रखी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये पूरी उसी की है 18 मीटर और फिर उसके आगे और 72 सेंटीमीटर और है, ठीक है। तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी जो बरामदा है वो 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर तो लंबा है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विमा, समान विमा का मतलब है उसकी देखो टाइल की लंबाई और चौड़ाई होती है ना, वो तो वो जो लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों क्या होनी चाहिए, समान। और फिर आगे इसने वर्गाकार नाम भी दे दिया, तो वर्गाकार का मतलब कैसी होंगी, वो समान लंबाई और चौड़ाई की तो होंगी भाई, जितनी लंबाई उतनी उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी, क्योंकि वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई क्या होंगी, समान होंगी। तो समान विमाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या आपको इसमें बतानी है कि कितनी टाइलें इसमें लगेंगी। तो देखो न्यूनतम की बात आई है, ठीक है, न्यूनतम की बात आई है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कम से कम न्यूनतम ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आए तो आपको क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट उस टाइल का क्या होता, माप होता, तो मैं डायरेक्ट क्या करता, उसका क्षेत्रफल निकालता और बरामदे का क्षेत्रफल निकालता और बरामदे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देता, तो टाइलों की कुल संख्या अपने पास आ जाती। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमें टाइल का जो माप है वो खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइल का माप निकालेंगे पहले, तो उसके लिए देखो जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है पहले तो इनको क्या करेंगे अपन, समान यूनिट में बदलेंगे। यूनिट का मतलब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो या तो इस पूरे को किस में बदलेंगे, मीटर में, या पूरे को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलना हमारे लिए क्या रहेगा, आसान, क्योंकि दशमलव नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो देखना हल में देखो बरामदे की लंबाई बराबर कितनी है, 18 मीटर और 72 सेमी। तो देखो मैं जो ये मीटर है इसको भी किस में बदल देता हूँ, सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। अब देखो 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ठीक है। तो ये जो मीटर है इसको किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में, यानी इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। और 72 सेंटीमीटर ऑलरेडी किस में है, सेमी में है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। देखना 18 गुणा 100, तो ये 18 मीटर किस में बदल गई, सेंटीमीटर में, प्लस 72, और ये टोटल क्या बन गई अब, सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 1800 प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा, 1872 सेमी। इतना काम हो गया अपना। अब देखो ये तो लंबाई थी, चौड़ाई है, इसको भी देखो 2 भागों में दे रखा है इसने, मीटर में और सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे अपन, एक यूनिट में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। अब ये मत करना कि यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में बदल दिया और आप इसको मीटर में बदल दो ना, गलत हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन में जो यूनिट है वो एक ही जैसी होनी चाहिए, अलग अलग यूनिट नहीं होनी चाहिए। यानी जो इकाई अगर सेंटीमीटर में दे रखे तो पूरे क्वेश्चन में जितने भी हैं वो सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, अगर मीटर में है तो पूरी मीटर में ही होनी चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा देखना बरामदे की चौड़ाई बराबर कितनी दे रखी है, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी किस में बदल देंगे, सेंटीमीटर में, यानी 13 मीटर में है उसको 100 से गुणा कर देंगे, किस में आ जाएगा, सेमी में, और 20 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखना अपने पास क्या आएगा, 1300 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा, 1320 सेमी, 1320 सेमी, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो 1872 और 1320 ये आ गई 2 यूनिट। अब हमें टाइल का माप लेना है। देखो टाइल, अब जैसे मान लो कि ये अपना
बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, इसमें टाइल लगाने हैं आपको। तो देखो जो टाइल होगी वो वर्गाकार है। एक बात तो ये कि टाइल कैसी है, वर्गाकार है। तो देखो उसकी लंबाई इधर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। भाई इसमें अगर मैं टाइल लगाऊं तो जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर की लगाऊं तो 10 सेंटीमीटर ले, तो लास्ट में वहां पे क्या हो जाना चाहिए, कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए, या टाइल को हमें काटना ना पड़े, यानी पूरी एकदम क्या हो जाए, कवर हो जाए, और माप ऐसा होना चाहिए। अब मान लो कि 10 सेंटीमीटर इस साइड से हो गई अपनी, ठीक है, तो फिर इस साइड से भी कितनी होगी वो 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वरना फिर क्या नहीं बनेगी, ये वर्गाकार नहीं बनेगी, फिर आयताकार हो जाएगा। अगर दोनों माप अलग अलग हो जाएंगे तो वर्गाकार नहीं रहेगी ना। इसलिए दोनों में हमें क्या चाहिए, एक कॉमन माप चाहिए, एक उभयनिष्ठ माप चाहिए। और वो उभयनिष्ठ माप कैसे आएगा, दोनों संख्याओं का अगर क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे, तो ये पॉसिबल है, ठीक है ना। तो HCF निकालने के लिए आप कैसे भी निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकालो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भी आप इसका क्या कर सकते हो, HCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं साथ में जो आप गुणनखंड से कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ यूक्लिड विभाजन से। देखो 1820 और 1872 और 1320 ये दो अपने पास का HCF निकाल रहे हैं। तो HCF निकाल रहे हैं तो यार ध्यान से देखना, 1872 इसमें बड़ा कौन है, 1872, छोटा कौन है 1320, तो बड़ा A रहेगा और छोटा B रहेगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखो क्या आएगा आपके पास, क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। मान रखेंगे A का मान कितना है 1872, B का मान 1320, Q का मान देखो दो बार तो इसमें भाग जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस शेषफल देखना है यहाँ पे, शेषफल कितना बचेगा, देखो तो 1320 बार गया, एक बार गया 1320 का तो 2, 7 में से 2 गए 5, और 8 में से 3 गए 5, ठीक है। तो ये अपने पास शेषफल आ गया। अब देखो R का मान आपका क्या नहीं हुआ, अभी 0 नहीं हुआ, तो R बराबर R नॉट इक्वल टू 0, यहाँ R नॉट इक्वल टू 0, तब एक ही जगह किसको लाएंगे, B को, एक ही जगह B तथा, और B की जगह को किसको लाएंगे, B की जगह किसको लाएंगे, R को, तथा B की जगह R लेने पर, ये मैंने यूक्लिड विभाजन में आपको बताया था कि ये प्रक्रिया बार बार करते रहेंगे जब तक R का मान क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, A की जगह, और जो R की वैल्यू है वो किसकी जगह आ जाएगी, B की जगह। तो देखो 1320 बराबर 552, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें अगर भाग देंगे अपन, तो देखो 552 का देंगे तो 3 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार देखना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 1104। तो यहाँ से देखो माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए, कितने बार दिया, 2 बार, और शेषफल आगे लिखेंगे ना, तो देखो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए, कितने बचे अपने पास, 6 बच गए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या बचा, 1, तो ये 1 आ गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 1 है 2, कितना आ जाएगा 216, ठीक है। अब देखो R का मान क्या नहीं हुआ, अब भी आपका 0 नहीं हुआ, तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ R नॉट इक्वल टू 0, R बराबर 0 नहीं है, तब क्या करेंगे, यही प्रक्रिया फिर से, एक ही जगह B तथा B की जगह R लेने पर, ठीक है। तो देखना ये तो कहाँ जाएगा, एक ही जगह, और ये कहाँ जाएगा, R B की जगह। तो देखना 552 बराबर 216, ठीक है, गुणा, देखो कितने बार जाएगा इसमें भाग, तो यहाँ पे देखो 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 बार करेंगे तो 600 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देंगे इसका, तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार देखना कितना आएगा अपने पास, 2 6 दूनी 12, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, कितना बचेगा शेषफल देखना 0, ठीक है। और फिर
2 और 120, कितना आ जाएगा 120। फिर से देखो आपका आर क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, तो यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, आर बराबर क्या नहीं हुआ है, 0 नहीं हुआ। तो फिर यही प्रक्रिया, तब एक ही जगह बी तथा बी की जगह आर लेने पर, तो देखो अपने पास क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली इसकी जगह। तो देखो 216 बराबर 120 गुणा, देखो 12 दूनी 24, ज़्यादा जाएगा तो एक बार प्लस कितना आ जाएगा, देखना अपने पास आएगा 120, तो 6 बच जाएगा, 6, 11 में से 2 गए 9, ठीक है, अपने पास क्या जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। या फिर से देखो आर बराबर क्या नहीं हुआ, आर बराबर 0 नहीं, तो फिर से अपन ये बात लिखेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या जाएगा 120 बराबर 96, ठीक है, 96 गुणा कितने बार, 96 एक बार, तो देखना कितना बचेगा अपने पास, 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 2 24। फिर से आर नॉट इक्वल टू क्या है 0, आर बराबर 0 नहीं है, तो फिर से देखना 96 बराबर 24 और अब की बार 4 बार क्या चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल क्या जाएगा आर। तो यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ आर बराबर 0। तो HCF कैसे ढूंढोगे, मैंने बताया था आपको कि जिस पद में आर का मान 0 हुआ है उसी पद में जो बी का मान है, जिस पद में आर का मान 0 हुआ है उसी पद में जो बी का मान है, बी का मान देखना अपने, देखो बी की जगह, ठीक है, ये आगे वाला क्यू का मान होता है, तो बी का जो मान है वही HCF होगा। दूसरा मैंने बताया था कि अगर ऐसे पता नहीं लगा सको तो ये कि जिस पद में आर का मान 0 हुआ है उससे पहले वाले पद में जो आर का मान है वही क्या होगा, HCF होगा। तो HCF आपका क्या आ गया 24, यानी जो टाइल अपन लगाएंगे उसका माप क्या रहेगा 24 सेंटीमीटर, क्या रहेगा 24 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि अपने पास ये दोनों यूनिट कैसी थी, सेंटीमीटर में थी ना, तो ये भी क्या रहेगा सेंटीमीटर में, यानी 24 वर्गाकार माप की क्या होंगी, टाइलें होंगी, ठीक है। तो देखो एक टाइल का जो माप अपने पास आ गया, अब एक टाइल का अगर अपन एरिया की बात करें तो कैसे निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर, ये होता है ना भुजा का स्क्वायर। तो देखना टाइलों की संख्या हमें निकालनी है, तो देखना टाइलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, एक बरामदे का कुल क्षेत्रफल, कितना कुल क्षेत्रफल। अब आयताकार है बरामदा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ले लेंगे, और जो टाइलों की संख्या वो कैसे निकलेगी, एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगी, कुल टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो देखना बरामदा कैसा अपना, बरामदा आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब यहां से देखना एक टाइल का क्षेत्रफल, और टाइल है कैसी, वर्गाकार है, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो देखो जो बरामदा है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपके पास है, कितनी लंबाई, आयताकार जो बरामदा उसकी लंबाई है 1872 सेंटीमीटर, 1872 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है इसकी, तो चौड़ाई देखेंगे तो 1320, कितनी है 1320 बटे, अब देखो वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार टाइल की दोनों भुजा के भाई भुजा बराबरी तो होगी, भुजा कितनी है आई अपने पास 24 सेंटीमीटर, तो 24 गुणा 24, देखना इसको काटेंगे तो कितने बार आ जाएगा ये 78 गुणा, और देखो 1320 में देंगे तो 55 बार, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4290, ये अपनी क्या जाएगी टाइलों की संख्या, यानी इतनी टाइल इसमें क्या होंगी लगेंगी, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया विविध का 18 नंबर का जो क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अगर ये काम में लेते हो तो ठीक है,
वरना अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से भी आप इसको कर सकते हो। पहले इसके गुणनखंड करना, फिर इसके गुणनखंड, और फिर दोनों में जो कॉमन है वो आप HCF ले लेना, और वो भी काम में लेके आप इसको कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपका क्या हो जाए, फिर से रिपीट हो जाए, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में और फर्स्ट पार्ट ये पूछा था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। समांतर श्रेणी दे रखी है कोई आपको 9, 17, 25 ऐसी कोई समांतर श्रेणी है कि कितने पद लिए जाए, कि इसमें कितने पद लिए जाए कि इस श्रेणी का योगफल 636 हो जाए। क्या दे दिया हमें, योगफल दे दिया। तो एक चीज तो ये क्लियर है आपकी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, योगफल वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा, योगफल पूछा। लेकिन उससे पहले मैं इसके प्रथम पद है, सार्वंतर है, जो भी मान मेरे को मिले वो मान मैं लूंगा, ठीक है। देखते हैं हल में, देखना श्रेणी है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ऐसी कोई श्रेणी है अपने पास, ठीक है। तो प्रथम पद की बात करें, यहाँ पे प्रथम पद A बराबर कितना अपने पास 9 है, ठीक है। पहला पद ही रहेगा प्रथम पद, तो A आ गया। सार्व अंतर और ले लेते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर देखो D का मान कैसे निकालेंगे, लगातार 2 पद ले लेते हैं, तो 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा अपने पास, 8 बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, सार्व अंतर D आ गया, ठीक है। प्रथम पद की बात होगी, सार्व अंतर की बात होगी। अब हमें योगफल के लिए और क्या चाहिए, n का मान और चाहिए ना, लेकिन n का मान तो इसने क्या किया, पूछा है, तो यहाँ पे मान लेंगे। देखो मान लेंगे, माना n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना है भाई, n पदों का योगफल 636। इसने जो योगफल पूछा वो मैंने मान लिया कि n पदों का योगफल है। मतलब क्या हुआ, Sn बराबर 636, Sn बराबर 636, क्योंकि n पदों का योगफल को किससे लिखते हैं, Sn से लिखते हैं। तो ये अपने पास योगफल आ गया। अब Sn का फॉर्मूला देखना, n/2 2a प्लस n-1 और इंटू d, ये होता है Sn का, और बराबर ये क्या बोल रहा है इसके 636 की, इसका योगफल क्या 636। अब मेरे पास जो जो मान है a और d का, वो मान मैं इसमें रख देता हूँ। तो देखना n का मान नहीं है तो n/2 ऐसा कैसा, 2 गुणा a का मान कितना आपके पास 9 प्लस n माइनस n का मान नहीं है तो n-1 ऐसा कैसा, d का मान 8 बराबर 636, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से देखना n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 को अंदर गुणा करेंगे 8n, ठीक है। फिर देखना -8 बराबर 636। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो क्या आएगा अपने पास, n/2 18 प्लस का 8 माइनस का कितना बचेगा 10 प्लस 8n बराबर 636, ठीक है। अब देखना जो n/2 है इसको अंदर गुणा कर देते हैं दोनों से, तो n/2 गुणा 10, पहले 10 से गुणा हो जाएगा, फिर किससे होगा n/2 गुणा 8n, इससे हो जाएगा बराबर 636। देखो 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, तो यहाँ पे 5 को n से करेंगे 5n प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस n को n से करेंगे n² और 4 भी है तो 4n² बराबर 636। इसको इधर ले आएंगे और इसको देखो घटती घात के रूप में लिख देंगे, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इस 636 को मैं इधर लेके आ गया और इन दोनों को क्या लिख दिया, घटती घात के रूप में लिख दिया। अब ये देखो अपने पास क्या बन गया, द्विघात समीकरण, n का क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। और द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं हम,
गुणनखंड विधि से करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग वाली विधि है वो उससे, या फिर अपन श्रीधर आचार्य सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट श्रीधर आचार्य सूत्र काम में लूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टुकड़े थोड़े से क्या हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे। तो श्रीधर आचार्य सूत्र से देखना, श्रीधर आचार्य सूत्र से, तो श्रीधर आचार्य सूत्र से देखना क्या होता है, n बराबर लूंगा मैं यहाँ पे, n के मान निकाल रहा हूँ ना। अगर x के रूप में होती समीकरण तो यहाँ पे क्या लेता मैं, x लेता। तो देखो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या एक बार x ले लो बटे 2a। अब रख देंगे, देखो x की जगह कौन है, n है, तो n बराबर माइनस b की जगह कौन है, b की जगह देखो मैंने आपको बताया था समीकरण की इस रूप में होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c के रूप में जो अपनी द्विघात समीकरण होती है वो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a की जगह कौन है, 4 है, b की जगह कौन है, 5 है, c की जगह कौन है, माइनस का 636 है। तो ये मान इसमें रख देंगे। b का मान कितना आपके पास 5 है, ठीक है, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखना b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा 636, किसका, माइनस का, c का मान क्या है, माइनस का 636 बटे 2 गुणा a का मान 4, a का मान कितना है 4। तो n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस यहाँ पे देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और देखो 4 चौक 16, और 16 को 636 से गुणा करके देख लेना कितना आएगा अपने पास। देखो इसको गुणा करेंगे तो 10,176, ये इसको गुणा करोगे तब आ जाएगा 10,176 बटे 4 दूनी 8। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखना कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 और जोड़ देंगे ना इसमें, तो 10,201 बटे 8, और 10,201 इसका अंडर रूट होता है अपने पास -5 प्लस माइनस ये होता है 101 का, करके देख लेना 101 का अंडर रूट, ठीक है। 101 का अंडर रूट हो गए, सॉरी 101 का वर्ग है ये 10,201, ठीक है, और 10,201 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब आपके पास n के लिए ये आ गई स्थिति, n बराबर -5 प्लस माइनस 101 बटे 8। यहाँ पे देखो दो चिन्ह है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, हमें n का मान निकालना, तो n का मान कैसे आएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे पहले मैं धनात्मक चिन्ह लेता हूँ, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो देखो धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो देखो n बराबर -5, भाई ये तो माइनस का रहेगा हमेशा, इसमें ये वाला धनात्मक ले रहा हूँ मैं, प्लस 101 बटे 5, तो देखो कितना बच जाएगा अपने पास, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 96 बटे 8 है, सॉरी 8 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो n बराबर आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो n का मान ये आ गया। अब ऋणात्मक और लेके देखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक लेंगे तो n बराबर -5 और ये प्लस का था, अब माइनस, तो माइनस 101 बटे 8, और इसको देखो करोगे तो माइनस का 106 बटे 8, और इसको भाग दोगे तो ये भाग पूरा पूरा इसमें जाएगा नहीं, मतलब ये n का मान नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कितने पदों का योगफल होगा, 12 पदों का। तो आप क्या लिखोगे, आता है 9, 17, 25, ये कोई श्रेणी है, श्रेणी के कितने पदों का, 12 पदों का योग 636 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 5.3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट। क्या किया है, सबसे पहले इसने योगफल के लिए पूछा, तो मैंने डायरेक्ट किसका फॉर्मूला यूज में लिया है, योगफल वाला, ठीक है ना। उससे पहले मैंने क्या किया, जो इसमें चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे प्रथम पद था, सार्वंतर था, वो हमने ढूंढ के अलग लिख लिया ताकि वो बाद में हमें दिक्कत नहीं आए। फिर इसका सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन करने का आप पे
आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। अगर यहाँ से देखो ये द्विघात समीकरण है, इसका अगर आप गुणनखंड विधि से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। मेरे को ये हार्ड लगा, क्यों? क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी संख्या बन जाएगी और उसके टुकड़े करेंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन क्या ले लेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी हमें टुकड़े नहीं करने, कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे मल्टीप्लाई किया और लास्ट में अपना क्या आ गया, ये संख्या आ गई, हमें ये इसका अंडरूट निकाल लिया और फिर धनात्मक और ऋणात्मक ले लिया, तो अपना टाइम भी बच जाएगा और आप ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज में लेना। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उसी एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8। एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योगफल 123 है, तो n का मान और सारो अंतर d ज्ञात करना। देखो एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तीन चीजें इसने दे रखी हैं, कौन कौन सी, एक प्रथम पद और nवां पद, ठीक है, और साथ में योगफल भी दे रखा है। और अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्रथम पद आता है, nवां पद आता है और योगफल आता है। कौन सा फॉर्मूला है, n पदों का योगफल ज्ञात करने वाला ही फॉर्मूला। तो देखना सॉल्यूशन में देखना, प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना है 8, सार्वंतर सॉरी nवां पद कितना है, nवां पद an बराबर 33 और n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर कितना है, कितना आपके पास 123, कितना है 123। तीन चीजें अपने पास, प्रथम पद और अंतिम पद और n पदों का योगफल। ठीक है, तो देखना n पदों का योगफल का सूत्र देखना, n पदों वाला ये ले रहा हूं मैं n/2 इंटू a प्लस an। याद है क्या ये सूत्र अपने को, याद है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और ये सूत्र था अपना, था ना, जब आपके पास प्रथम और अंतिम पद हो। अब देखना n/2 प्रथम पद आपके पास है, यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, nवां पद दे रखा है इसमें रखो मान और एक समीकरण अपने पास बन जाएगा, या n पदों वाला वो वाला सूत्र काम में लेके भी आप कर सकते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला भी लेके कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कैसे करोगे, ये मेरे को ये मेथड लगता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा, उसमें थोड़ा लेंथी रहेगा, तो मैं ये ले रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि अगर ये ले रहे हैं तो यही लेना है तो ही क्वेश्चन होगा, नहीं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान रख दिया प्लस an का मान कितना है 33 बराबर 123। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखना n/2 गुणा 33 और 8 कितना हो जाएगा 41 बराबर 123। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, ये इधर देखो, ये भाग में है ना, इसके भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो n गुणा 41 बराबर 123 गुणा 2, और इधर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर 123 गुणा 2/41। तो यहाँ से देखना इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया आपका 6। कितने पद आ गए भैया आपके पास 6 पद, n का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब इसने क्या पूछा, d का मान और पूछा, इसने d का मान पूछा, तो d का मान देखो कैसे भी निकाल सकते हो। मेरे पास nवां पद, मैं ये सूत्र काम में लेके इसी से निकाल रहा हूँ। देखो दिया है, ठीक है, तो n का मान पूछा था इसने, तो n का मान निकाल दिया 6, तो दिया है अपने पास an बराबर 33, और an का सूत्र क्या होता है भाई, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, ये देखो 33 है, कौन से नंबर का है 6 नंबर का, क्योंकि लास्ट पद अंतिम पद यही तो है और इसमें पदों की संख्या कितनी है 6। ठीक है, तो इसके लिए ये भी लिखना आप यहाँ 6वां पद, अतः 6वां पद
33 है, क्योंकि nवां पद है वही 6वां होगा, अंतिम पद है भाई, अंतिम पद 33 है और पदों की संख्या कितनी अच्छा है, इसका मतलब 33 कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो ये A6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसमें मान रखते हैं अपन, A का मान आपके पास कितना है, A का मान 8 प्लस n का मान 6 माइनस 1 और d का मान आपको निकालना तो 33। ठीक है, यहाँ से ये 8 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5, 5 को d से गुणा करेंगे d, तो 33 माइनस 8 5d बराबर कितना बच जाएगा 25, और d बराबर क्या आ जाएगा आपका 25/5, तो d बराबर 5। इस प्रकार आपका d का मान भी निकल कर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या दे रखा था आपको, प्रथम पद दे रखा था, अंतिम पद दे रखा था और n पदों का योगफल। हमने पहले क्या किया, फॉर्मूला लगा के n का मान निकाल लिया, n का 6 मान जो मान है वो कितना है 6, यानी जो 33 है वो कौन से नंबर का है, छठे नंबर का पद है, और छठे नंबर का पद है तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में a का मान और n का मान रख के d का मान निकाल लिया। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10, और ये डाउटों की लिस्ट में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद अपने डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखना, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता, कोई निर्माता टेलीविजन बनाने वाली कंपनी का तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, वही आपका क्या है, डी का मान है, यानी सार्वंतर है। ठीक है, और ज्ञात कीजिए, ये 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी पहला पद ज्ञात करना है, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी 10वां पद ज्ञात करना है, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में यानी 1 से लेकर 7 तक पदों का योगफल ज्ञात करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा आपको, वो देखते हैं। दिया है, ध्यान से देखना क्या दे रखा है, तीसरा, देखो तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष को मैं तीसरा पद मान लेता हूं, कौन सा पद है, तीसरा पद, तो A3 बराबर 600। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 600 लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि ये तीसरा पद है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो A बराबर कितना आ गया आपके पास, 2D बराबर 600, समीकरण नंबर दे दो इसको 1। क्या बोला है इसने आगे, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, तो 7वें वर्ष में करता है, तो देखो 7वां पद दे रहा, बोल रहा है A7 बराबर 700। ठीक है, अब देखना A7 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 700, तो क्या जाएगा आपके पास A प्लस 6D बराबर 700, यह आपका समीकरण 2। ठीक है, यह मानते हुए आगे की इसने दे रखी है कि जो d का मान उसके लिए दे रखा है, तो पहले तो हम a और d का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर ये ज्ञात करेंगे, हमें d का मान भी चाहिएगा। तो देखना समीकरण 1 में मैं 1 की तुलना कर रहा हूँ, a की गुणांक बराबर है, तो मैं समीकरण 2 में से 1 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि दोनों की चिन्ह क्या है, समान है। ठीक है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, ठीक है, पहले a और d के मान निकालेंगे, उसके बाद इनके निकालेंगे, देखना इजी हो जाएगा फिर। तो देखना a प्लस 6d बराबर 700, ठीक है 700 आ गया, और दूसरा क्या है समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 600, माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये दोनों कैंसिल, 6 में से 2 हो गए 4d, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 100 बच जाएगा। d का मान d बराबर 100/4, तो d का मान कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। ठीक है, d का मान आ गया आपके पास, d का मान समीकरण 1 में रख दो, देखना d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d, तो a का मान तो मुझे नहीं पता, तो a 2 इंटू डी का मान, d का मान अभी तो निकाला 25 बराबर 600, तो a प्लस 25 दूनी 50 600, ऐसे a ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 600 माइनस 50, a बराबर क्या आ जाएगा 550, a का मान कितना आ गया 550। अब देखो इसके आंसर देने स्टार्ट करते हैं। प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी प्रथम पद, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं भाई, प्रथम वर्ष में उत्पादन
उत्पादन तो किससे लिखोगे, A1 या A से लिखोगे, और A का मान आपके पास आ ही चुका है, तो A बराबर कितना आ चुका है 550। ये प्रथम पद्धति तो है, A का मान आ गया, तो डायरेक्ट आपके पास पहला आ गया आंसर कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ 550 टीवी का। दूसरा क्या पूछा 10वें वर्ष में उत्पादन, तो देखो दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वां पद ज्ञात कर लेंगे। A 10 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 10 आ जाएगा। देखना A का मान कितना आपके पास, ये रहा 550 प्लस 10 माइनस 1 9 गुणा D का मान कितना है, देखो D का मान निकाला था ना 25, तो 550 और ये कितना आ जाएगा अपने पास प्लस 225, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 7 775। A 10 का मान कितना आ जाएगा, 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा 775। अब बचा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो देखो तीसरा अपने पास क्या है 7वें वर्ष, 7 वर्षों का कुल पूछा, लेकिन मैं पहले 7वें वर्ष का उत्पादन निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 7वें वर्ष का नहीं निकालना चाहो तो आप डायरेक्ट SN वाला सूत्र काम में लो, ठीक है। तो देखना कैसे करोगे, 7वें वर्ष में कुल उत्पादन यानी S7, 7 वर्षों में, सॉरी 7वें वर्ष में नहीं 7 वर्षों में यानी 1 से लेकर 7 वर्षों तक का, तो योगफल वाला सूत्र SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो मान रख देते हैं S7 2 गुणा A का मान ये रहा आपके पास 550 प्लस n का मान 7 है, 7 माइनस 1 और d का मान 25। तो देखो 7/2 कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे 0 5 दूनी 10 0 और 1100 कितना आ जाएगा 1100 प्लस 7 माइनस 1 6 गुणा 25, ठीक है। तो देखो 7/2 1100 प्लस और 25 को देखो 25 की 25 चौक 100 25 पंजा 125 और 25 की 150, ठीक है ना। 7/2 और ये कितना हो जाएगा टोटल अपने पास 1250 गुणा में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको 2 से काट दो भाई, 2 6 के 12 2 दूनी 4 2 पंजे 10, कितना आ गया अपने पास 625 गुणा 7। तो देखो 7 पंजे 35 7 दूनी 14 और 3 17 और 6 7 42 और 1 43, 4375 टीवी कब तक बनाएगा वो 7 वर्षों में, 1 वर्ष से लेकर 7 वर्षों तक कुल टीवी उसने कितने बनाए 4375, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपने निकाल लेंगे। इसी के साथ अपने जो डाउट की क्लास है वो आज कंप्लीट होगी, 2 पार्टों में ये कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपको फिर भी कोई और डाउट लग रहा है तो आप मेरे को फिर से कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी डाउट आपकी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब मिलते हैं अगली कक्षा के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।